everyone, Jai Shri Krishna. कैसे हैं आप सब? Hope so that your preparations are going really well. And from today onwards, I'm going to start the question series of indirect taxation for CA CMA inter students. जिसमें मैं आज से जितने भी एटलीस्ट जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है वो सारे की सारे सॉल्व करवाऊंगी एंड डेली हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगी. ठीक है, सो आज मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो क्वेश्चंस है जो आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी पूछता है आईडीटी में. सो मैंने सोचा कि मैं आईटीसी से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट पहले है और जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो वाले चैप्टर्स में पहले करवाऊंगी. ठीक है, सो आज से आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज एंड इसके पहले तक मैंने केस सिनेरियोस जितने भी थे आईसीए ने रिलीज किए थे, टोटल 30 केस सिनेरियोस थे, वो सारे की सारे मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करवा के अपलोड कर दिया है एंड उसके बाद मैंने उन केस सिनेरियोस के सारे समरी पॉइंटर्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड किया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे. सो अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया सो डू ज्वाइन दैट. एंड अब हम शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज. तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि रोज ऐसे वीडियोस आते रहेंगे क्वेश्चन सीरीज के लिए और जितने भी इंपॉर्टेंट आरटीपी एमटीपी सारे प्रोवाइड कर पाऊंगी. सो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड शेयर भी कर देना. सो शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज. सो स्टार्ट करते हैं. मैं पहले इलस्ट्रेशन करवाती हूँ. टोटल 4 इलस्ट्रेशंस है. सो वो भी अच्छे हैं. ठीक है, तो अपन ये शुरू करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये क्या बोलता है? एबीसी लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी. ठीक है, is engaged in manufacture of heavy machinery. Engaged in the manufacture of heavy machinery. It procured the following items during the month of July. ठीक है, procured किया है मतलब परचेज किया है इन आइटम्स को जुलाई मंथ में. ठीक है, क्या क्या परचेज किया है? इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. देखो ये एंगेज किस में है? मैन्युफैक्चर ऑफ हेवी मशीनरी में. ठीक है, उसने इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स परचेज किए हैं, प्रोक्योर किए हैं. किसके लिए यूज करने के लिए? यूज करने के लिए इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इसका मतलब आईटीसी कब मिलता है आपको? जब आपने कुछ चीज जो परचेज की है, जो सर्विस अवेल की है, वो should be used in the course or furtherance of business. ठीक है, तो क्या ये in the course or furtherance of business यूज हो रहा है? बिल्कुल यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज हो रहा है. सो इसका आईटीसी तो आपको मिलेगा. ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. अब देखो ट्रक क्या है आपका? ठीक है, मोटर व्हीकल है ना. 17.5 में मोटर व्हीकल वो सिटिंग कैपेसिटी वाला है ना, अप टू 13 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर अगर है सो वो आईटीसी ब्लॉक्ड रहता है. एक्सेप्शंस थे, उस एक्सेप्शंस में एक और एक्सेप्शन क्या था आपका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर आपका पर्पस है मोटर व्हीकल खरीदने का तो उसके लिए आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, वो ब्लॉक नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स के लिए. ओके, अब रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, कुछ नहीं दिया है. ठीक है, सिर्फ आपने प्रोक्योर किया है रॉ मटेरियल्स, तो वो क्या हो जाएगा आपका? assume that it is used in the course or furtherance of business. ठीक है, 2 लाख. Now confectionery items that जैसे कि आपके foods and beverages हो गए. So these items were supplied free of cost to the customers in a customer meet organized by the company. अब देखो अपन पहले एक बार पढ़ते कि पूछा क्या है. क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है सर determine the amount of ITC that can be availed by ABC Company Limited for the month of July by giving necessary explanations of various items subject to the information given above. Assume that all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Okay, अब देखो यहाँ पे आपने एक प्रेजेंट भी कैसे करना है. पूछा कि कौन सा आईटीसी, कितने आईटीसी आपके पास एलिजिबल होने चाहिए, कितने आईटीसी एलिजिबल है इस क्वेश्चन में. सो देखो क्या पहला एलिजिबल है? क्या बिल्कुल एलिजिबल है. आप स्टार्ट कैसे करना आंसर को? ठीक है, ऐसे ही आप टेबुलर फॉर्म में बनाना. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आप अपने आइटम्स लिखना. ठीक है, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिकल क्या है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स जो है ना, वो लिखना. इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स ये लिखना. ठीक है, एंड यहाँ पे लिखना कि as it is used in the course or furtherance of business. पूरा रीजन लिखना है as it is used in the course or furtherance of business, hence the ITC is available in for this item. ठीक है, तो 5,20,000 का अवेलेबल आईटीसी हो जाएगा. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, तो इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स रीजन के साथ आप अपना पॉइंट लिखना, फिर उसके नीचे अपना रीजन लिख देना. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रक्स यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स का भी आईटीसी आपको मिलेगा, मैंने रीजन बता दिया है.
रॉ मटेरियल यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 2 लाख का, ये भी मिलेगा। कन्फेक्शनरी आइटम्स क्या बोलता है सर? कन्फेक्शनरी आइटम्स मतलब आपके जो फूड्स एंड बेवरेजेस होते हैं, आपका 17.5 में ये भी गिवन था कि जो आपके फूड्स एंड बेवरेजेस होते हैं वो अगर आपने परचेस किए हैं, ठीक है, तो उसका आईटीसी आपको आपके पास ब्लॉक रहता है, आप उसका आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। बट इसका एक्सेप्शन क्या था? इसका एक्सेप्शन ये था कि अगर आपने फूड्स एंड बेवरेजेस परचेस किए हैं फॉर फर्दर आउटवर्ड सप्लाई, टू मेक फर्दर आउटवर्ड सप्लाई, तो उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा। बट यहाँ पे इनका कोई धंधा है क्या आगे फूड्स बेचने का, है ना, फूड्स और बेवरेजेस बेचने का तो कोई इनका बिजनेस है नहीं, आगे आउटवर्ड सप्लाई तो कर नहीं रहे, यहाँ पे इन लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर्स को ये कन्फेक्शनरी आइटम्स दे रहे हैं, तो इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको इन तीनों में आईटीसी मिल जाएगा। तो टोटल कितना आईटीसी हो जाएगा? 5 6 7 8,20,000 का आपके पास एलिजिबल आईटीसी होगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। डन सर। देखो कैसे लिखा है, ये देखो, बीइंग गुड्स, ये देखो, बीइंग गुड्स यूज्ड द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपने आइटम लिखना है, उसके बाद आपने नीचे रीजन लिखना है। तो ये तीनों का आपके पास आईटीसी एलिजिबल अवेलेबल हो जाएगा एंड इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, उसका भी आपको रीजन लिख देना एंड टोटल आईटीसी कैलकुलेट करना, सारे मार्क्स आपके जेब के अंदर। ठीक है, आ जाओ अब थर्ड इलस्ट्रेशन। ये क्या बोलता है? XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, engaged in manufacture of taxable goods, okay, engaged in the manufacture of taxable goods, आपको आईटीसी कंप्यूट करना है, that can be availed by XYZ Limited for the month of October from the following particulars। ठीक है, कर लेते हैं कैलकुलेट, क्या क्या बोला है देखो। इनपुट ए, इसने इनवर्ट सप्लाई किया है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवर्ट सप्लाई में ही मिलता है। इनपुट ए जीएसटी इसका 1 लाख। अब देखो यहाँ पे रिमार्क्स क्या है, वन इनवॉइस जिसमें जीएसटी पेबल था 10,000 का, वो मिसिंग है। आपने सेक्शन 16 पढ़ा है, सेक्शन 16 में क्या बोलता है? सेक्शन 16 क्लॉज 1 में क्या बोलता है? एलिजिबिलिटी कंडीशंस, है ना, 16(1) सेक्शन 16 1 2 3 4 इतने सारे जो सेक्शन है आपके, उसमें क्या बोला गया? एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास बोला गया है कि अगर आपने इनवॉइस रिसीव नहीं किया है किसी पर्टिकुलर गुड्स का या सर्विस का जो आपने अवेल किया है जिसमें आपको आईटीसी अवेल करना है, तो अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है ना, तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जब आपके पास इनवॉइस आएगा तब आप आईटीसी ले लो। बट अभी क्या है, अक्टूबर मंथ चल रहा है, अक्टूबर मंथ में इसके पास 10,000 का जिसमें जीएसटी पेबल था वो वाला इनवॉइस मिसिंग है, तो जिसका इनवॉइस मिसिंग है ना उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, बाकी का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 लाख में से 10,000 का इनवॉइसिंग जो है वो मिसिंग है, 10,000 में जिस 10,000 का जीएसटी जो पेबल था उसका इनवॉइस मिसिंग है, तो 10,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 कर दो तो आपको 90,000 का आईटीसी मिल जाएगा। और ये देखो ये जो जीएसटी अमाउंट है ये भी ध्यान रखना है, टोटल आपका जीएसटी अमाउंट ही है, इसको आप टैक्सेबल वैल्यू मान के इसमें कैलकुलेट मत कर देना, जीएसटी अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट्स भी 50,000 का जीएसटी दिया है। इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 लॉट्स, फर्स्ट लॉट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर। ओके, अक्टूबर मंथ का ही अपने को आईटीसी निकालना है। अब देखो प्रोविजन क्या बोलता है, अगर आपको गुड्स जो है या फिर इनपुट्स जो है वो लॉट्स में मिलने वाले हैं, उस केस में आईटीसी कब मिलता है? जो आपका लास्ट लॉट जब मिल जाता है ना, जब लास्ट लॉट जिस मंथ में भी मिलेगा उस मंथ में आप अपना आईटीसी अवेल कर लेना। यहाँ पे जो फर्स्ट लॉट है वो रिसीव हुआ अक्टूबर में, तो आपका जब सेकेंड लॉट, क्योंकि 2 ही लॉट है, तो जब आपका सेकेंड लॉट जिस भी मंथ में रिसीव होगा ना तब आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्या अभी अक्टूबर में मिलेगा क्या? इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, तो वैसे ही आपको रीजन लिख देना है। ठीक है, कैपिटल गुड्स 1,20,000, XYZ Limited has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST as it will avail depreciation on the full invoice value। अब देखो यहाँ पे full invoice value जो है, जो आपकी full invoice value है ना, उसमें क्या बोला है? इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जैसे कि यहाँ पे 1,20,000 है, तो इस 1,20,000 में जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। हाँ, और प्रोविजन क्या बोलता है? आईटीसी इस केस में कैसे मिलता है? देखो अगर आपने अपने फुल इनवॉइस वैल्यू पे विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी उसमें आपने डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया है कैपिटल गुड्स का, ठीक है, डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया है, सो उस अमाउंट पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। या तो आप डेप्रीसिएशन क्लेम मत करो और आईटीसी क्लेम कर लो, और अगर आपने डेप्रीसिएशन क्लेम कर दिया है उस जीएसटी कंपोनेंट पे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,20,000 का भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है,
अब इनपुट सर्विसेज 2,25,000, वन इनवॉइस dated 20th January on which GST payable was 50,000 was missing. एक इनवॉइस जो 20 जनवरी का था, ठीक है, जिसमें जीएसटी 50,000 पेबल था, वो मिसिंग था और वो मिला कब? अभी अक्टूबर में मिला। जनवरी में मिसिंग था, ठीक है, जनवरी में मिसिंग था एंड मिला कब? अक्टूबर में। तो इसका मतलब आप देखो जनवरी फरवरी मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो गया होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मतलब अक्टूबर में आके उसको ये 50,000 वाला इनवॉइस मिला, ठीक है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिसिंग था, इस फाइनेंशियल ईयर में मिल गया। अब देखो पूरा पढ़ना है लास्ट तक क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो इसका भी मैं बता देता हूँ, पहले 2 पॉइंट्स पढ़ लेना। सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव अज्यूम दैट ऑल अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। ओके, अब ये देखो यहाँ पे नया है, द एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज फाइल्ड ऑन 15th of September। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने प्रोविजन में पढ़ा होगा, एक रूल दिया है जिसमें आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट होती है। क्या टाइम लिमिट होती है? 30th November of the following financial year, ठीक है, और डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको अक्टूबर में क्या करना है, अक्टूबर में आपको वो इनवॉइस मिला, ठीक है, अक्टूबर में इनवॉइस मिला एंड आपकी लिमिट क्या होती है, टाइम लिमिट 30th November ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30th November अक्टूबर के बाद आएगा एंड आपने सितंबर में आपका एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया है। तो एनुअल रिटर्न कब फाइल कर दिया? सितंबर में, 15 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो आपकी लास्ट डेट क्या हो जाएगी आईटीसी अवेल करने की? 15 सितंबर। अब आप इस 50,000 का जो इनवॉइस, मतलब 50,000 का जो इनवॉइस पहले मिसिंग था, जो अब आके अक्टूबर में मिला है ना, उसका आईटीसी अब आप क्लेम नहीं कर सकते, टाइम लिमिट जा चुकी है, आपका ये जो चांस है वो लैप्स हो गया, ठीक है। तो इसमें से आप 50,000 माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है शायद आप अगर नहीं किया होगा तो क्लिक ना करें। ये देखो 50,000 माइनस कर दिए यहाँ से और 1,75,000 आ गया, ठीक है, जो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की। ओके सर, अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड एक सप्लायर है, supplier of goods pays GST under regular schemes. Okay, it has made the following outward taxable supplies in a tax period, ठीक है, ये दोनों आउटवर्ड सप्लाईज के, इंट्रा और इंटर, यहाँ पे क्या लगेगा आपका CS, यहाँ पे लगेगा I। It has also furnished the following information in respect of purchases, ये आउटवर्ड सप्लाई दिया है, ये परचेस दिया है, made by it in that tax period। ओके सर, इंटर, इंट्रा और इंटर दिया है, ठीक है, यहाँ पे CS, यहाँ पे I। ओके, अब देखो ये क्या दिया है, द कंपनी हैज फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसीज फॉर द टैक्स पीरियड, ये ओपनिंग बैलेंस दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। रेट क्या है? 9%, 9% और 18% है, दोनों ही इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है जहां पे भी एप्लीकेबल, एंड ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। So compute the minimum GST payable in cash by XT Private Limited for the tax period and make suitable assumptions as required। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये फॉर्मेट आप फिक्स रखना एंड प्रैक्टिस करके जाना और ऐसा ही आपका एग्जाम में सॉल्व होगा, टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा उतना, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। क्या पता होना चाहिए? मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, क्या मैनर होना चाहिए यूटिलाइज करने के लिए। अब देखो इसमें आपके पास आप आईटीसी अवेलेबल होगा, ठीक है, किसका किसका, मान लो आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास होगी जीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ये भी आईजीएसटी की, सीजीएसटी की और एसजीएसटी की, ये लायबिलिटीज है और ये आपके पास आईटीसी है जो आप इनके अगेंस्ट यूटिलाइज करोगे, ठीक है। अब देखो मैनर क्या होना चाहिए, जो आपका आईजीएसटी का क्रेडिट है वो आप पहले यूटिलाइज करोगे, पहले मतलब सबसे पहले इसको एग्जॉस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल ये 100 है आपके पास, ये 80 है और ये 60 है, ठीक है। अब आईजीएसटी का आपके पास क्रेडिट 100 दिया हुआ है, इस 100 को आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल 80, 60 और 70 ये आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, ये मैं एग्जांपल से आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट 100 दिया हुआ है, इस 100 को सबसे पहले आपको यूटिलाइज कर लेना है पूरा इन लायबिलिटीज के अगेंस्ट।
तो 100 में से आईजीएसटी की लाइबिलिटी भी कितना यूटिलाइज हो जाएगा, 80। ठीक है, आईजीएसटी की लाइबिलिटी हो गई खत्म। अब 100 में से बचा कितना, 20 बचा है। अब इस 20 को आपको या तो आप सी में पूरा यूटिलाइज कर दो, या तो आप एस पे, या तो इस 20 को 50-50 यूटिलाइज कर लो। अपन क्या करते, चलो 50-50 यूटिलाइज करते, मतलब 10 आईजीएसटी का सी के लिए यूज कर लेते हैं और 10 एस के लिए। ठीक है, अब ये खत्म हो चुका है, 100 हो चुका है, 0। अब आता है आपका सीजीएसटी। सीजीएसटी का जो क्रेडिट है ना, वो सबसे पहले एक तो सीजीएसटी की लाइबिलिटी को खत्म करने में यूज होगा, एंड उसके बाद कुछ बच गया तो आईजीएसटी का, तो आईजीएसटी की लाइबिलिटी को खत्म करने में यूज होगा। एक दूसरे की इन लोग हेल्प नहीं करते, सी और एस। ठीक है, 80 का यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, 88। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना है, 50 बचा है, तो 80 में से आपका यहाँ पे 50 यूटिलाइज हो जाएगा। और क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे बैलेंस 30 आगे अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस पड़ा रहेगा अपने लेजर में। ओके सर, अब एसजीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है, आईजीएसटी का निल है, एसजीएसटी का भी सबसे पहले एसजीएसटी के में ही यूटिलाइज होगा। अब यहाँ पे 10 तो गया आईजीएसटी से, तो टोटल यहाँ पे 60 बचा था, और 60 यहाँ पे आपका क्रेडिट भी है, तो इस 60 को आपको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेना। इस तरीके से आपका जो लाइबिलिटी है वो आया 60। 60 क्या, 0 ही हो गया, 50 में से 50, 60 में से 60 गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास, ये 30 का जो सीजीएसटी है वो आगे अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। सो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको मैनर बता दिए, फटाफट मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, आ जाओ, ये देखो, यहाँ पे आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए सर, आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि मैं कंप्यूट करूं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी। ठीक है, उसका आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे पहले आप एस लिखना, सी लिखना, आई लिखना। ठीक है, फिर आपका जो भी आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई है, उसमें आपका सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% होगा, वो कैलकुलेट कर लेना, ये तो निल रहेगा इंट्रा में। फिर इंटर आपका कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे निल रहेगा, और यहाँ पे 18% से आप उस लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर लेना। ये सारे अमाउंट्स दिए हुए 8 लाख और 3 लाख का, उससे आपको जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आपके पास आउटपुट लाइबिलिटी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, सी एस और आई का, सी एस और आई का। ठीक है, अब सेकेंड आपको क्या कंप्यूट करना है, टोटल आईटीसी, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वो भी वही कैलकुलेट करोगे, आई, सी और एस। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ये मत देखना, आपको क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, इसको भी भूलना नहीं है। इसको एक काम करना, आप सबसे पहले लिख लेना। ठीक है, क्या कर लोगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख लेना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, जितना भी अमाउंट दिया होगा। एंड देन आपको लिखना है कि ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे जो इंट्रास्टेट हो रहा है, ये इंट्रास्टेट परचेस हो रहा है, इंटरस्टेट परचेस हो रहा है, वो आपको लाइबिलिटी, मतलब वो आपको आईटीसी का वैल्यू कैलकुलेट करके 9%, 9% और 18%, 18% कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या निकल गया सर, टोटल आईटीसी, टोटल जीएसटी पेबल भी निकल गया, टोटल आईटीसी भी निकल गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो आपको कैलकुलेट करना है, ये देखो, कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। आपको मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश कैलकुलेट करना है। सो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वही आप सबसे पहले क्या लिखोगे, अपना जीएसटी पेबल का अमाउंट, जीएसटी पेबल का अमाउंट लिख दो, जितना भी आपका टोटल ऊपर आपने कैलकुलेट किया पहली वर्किंग में। उसके बाद आप लिख देना अपना, लेस करना आईटीसी, क्योंकि जीएसटी पेबल तो खत्म होगा ना आईटीसी से, जितना आप पे कर पाओगे आईटीसी से, बचा हुआ फिर आप कैश से पेमेंट करोगे। ठीक है, तो आईटीसी आपको कैलकुलेट करना है, तो आपने वो कैलकुलेट टोटल आईटीसी कर रखा है, आईजीएसटी का जितना भी होगा, सीजीएसटी का जितना भी होगा, और एसजीएसटी का जितना भी होगा। सबसे पहले इसका क्रेडिट यूटिलाइज कर लेना, फिर उसके बाद इसका, देन इसका। ओके, अब कैलकुलेट किया कैसे, आपको मैं एक क्वेश्चन में बता देती हूँ। ये देखो, ये मैं थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ओके, ये देखो, पहले आपने क्या किया, जीएसटी पेबल और आउटवर्ड सप्लाईज, इंट्रा और इंटर कैलकुलेट कर लिया। ओके सर, आईटीसी कैलकुलेट कर लेना, ओपनिंग आईटीसी गिवन है, एंड देन आप ऐड कर देना जो इस साल के परचेसेस में आईटीसी होगी वो। ठीक है सर, अब आपको लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से मिनिमम हम कितना पे करें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटी है वो आप आईटीसी और कैश से पेमेंट करते हो, तो आपका लाइबिलिटी आपने आईटीसी से पेमेंट कर दिया,
फिर बचा हुआ वो आप कैश से ही पेमेंट करोगे, इसलिए बोला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है सर, ये देखो जीएसटी पेबल 72 72 54 आपने कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर। ठीक है, लेस करना आपका क्रेडिट्स आईटीसी। तो इसमें क्या बोला देखो, फर्स्ट आपको आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूटिलाइज करना है, किसके अगेंस्ट में, आईजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो आईजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में पहले आपका आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज हो गया। फिर जो बचा आपका क्रेडिट, यहाँ पे टोटल आईटीसी कितना है 75,000 आईजीएसटी का। ये देखो कितना है, एक बार पीछे देख लो क्या, ये देखो आईजीएसटी यहाँ पे, सॉरी आईजीएसटी का 79,000 है। ठीक है, तो 79,000 में से 54 पहले आपका पेबल में यूटिलाइज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देन अगेन सीजीएसटी ने आईजीएसटी लाइबिलिटीज इन अ मैनर टू मिनिमाइज द कैश फ्लो, उस मैनर पे आपको यूटिलाइज करना है कि आपका कैश फ्लो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो कैसे यूटिलाइज किया देखो, आपका आईटीसी आईजीएसटी का 54,000 यहाँ पे उसने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अब 54,000 यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, तो आईजीएसटी का क्रेडिट तो खत्म 54 का। अब आप देखोगे कि 79 है आपका आईजीएसटी का, 54 आईजीएसटी में खत्म हो चुका है आईजीएसटी के अगेंस्ट, तो बचा कितना 25। इस 25 को इसने क्या किया है, इस 25 को इसने एसजीएसटी के क्रेडिट में यूटिलाइज किया है और सीजीएसटी में नील कर दिया, क्योंकि सीजीएसटी में तो खत्म हो गया ना, एसजीएसटी में पूरा की पूरा अगेंस्ट में यूटिलाइज कर लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि उसने सिर्फ प्लानिंग की है कि मुझे अपना कैश फ्लो मिनिमम रखना है। ठीक है, देखो अच्छा, अब ऐसे सोचो, उसने सोचा भी कैसे ऐसा, एसजीएसटी का आपके पास टोटल क्रेडिट कितना है, एसजीएसटी का टोटल क्रेडिट है आपके पास 18,000, इसलिए उसने, इस बेचारे के पास कम आईटीसी है ना एसजीएसटी के पास, तो आईजीएसटी ने क्या किया, जो 25,000 बचा था उसके पास वो एसजीएसटी के अगेंस्ट में यूटिलाइज कर लिया। ठीक है सर, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी कितना था 75,000 का। ठीक है, तो 25 खत्म 54 खत्म, टोटल 75 पूरा की पूरा यूटिलाइज हो चुका है, 79 यूटिलाइज हो चुका है आईजीएसटी का। ओके, अब बचा क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, सेट ऑफ अगेंस्ट एसजीएसटी एंड एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली। ओके, अब देखो यहाँ पे 18,000 एसजीएसटी का था, तो वो 18,000 के अगेंस्ट यूटिलाइज हो गया, 29,000 बचा। 72 में से 25 कहाँ गया, 72,000 की लाइबिलिटी एसजीएसटी की, उसमें 25,000 आईजीएसटी का क्रेडिट, और जो बचा उसमें 18,000 एसजीएसटी का क्रेडिट। और सीजीएसटी के केस में कैसा होता है, 72,000 में से आईजीएसटी से तो उसकी कोई हेल्प नहीं मिली थी, जितना भी है वो सीजीएसटी का खुद का है। ओके, तो पहले आईटीसी किसका, आईजीएसटी का, पूरा यूटिलाइज कर लो, खत्म कर दिया। फिर आपने एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज किया, सॉरी एसजीएसटी सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज किया, एंड देन आपने एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज किया। टोटल आपकी मिनिमम कैश लेजर से पेमेंट करने की लायबिलिटी कितनी है, 29,000। ठीक है, एक बार मैं आपको नोट पढ़वा देती हूँ। Since sufficient balance of ITC of CGST is available for paying CGST liability, बेचारे एसजीएसटी के पास कितना था, 18,000 ही तो था, सीजीएसटी के पास भरपूर था 75,000 अप्रॉक्स, ये देखो 75,000 था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, एसजीएसटी को बोला कि जितना भी तेको 25,000 बचा है ना, वो एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर दे। ठीक है, ताकि वो मिनिमम कैश फ्लो आ पाए। दैट इज इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसा एक बैक क्वेश्चन में भी टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन भी है, सेम इसी तरीके का है, आप वो सॉल्व करना। ठीक है, भले दोनों सॉल्व कर लेना, टाइम नहीं होगा तो एटलीस्ट वो एक बार सॉल्व करना, ये तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, वो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, सो डन विद दिस क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं आगे। आज देखो 4 इलस्ट्रेशंस थे, 3 अपन ने कंप्लीट कर चुके, एक बचा था तो मैंने कहा ये भी करवा देती हूँ। ठीक है, आ जाओ। विजय सेल्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, receives 100 invoices for what, for inward supply of goods or services involving GST of rupees 10 lakhs from various suppliers during the month of October। अक्टूबर मंथ में जो विजय सेल्स था ना, वो रजिस्टर्ड सप्लायर था, उसको 100 इनवॉइसेस मिले। ठीक है, उसने इनवर्ड सप्लाई किया हुआ गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, जिसमें कि टोटल 10 लाख का जीएसटी अमाउंट इन्वॉल्व था। ठीक है, 100 इनवॉइसेस उसको मिले अलग अलग सप्लायर्स से ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इस 100 इनवॉइसेस में से जो 80 इनवॉइस की डिटेल्स थी ना, वो जीएसटी कितना था उसमें, 80 इनवॉइसेस का 6 लाख का, बचे हुए 20 का 4 लाख ही होगा, टोटल 10 लाख है, अदर 80 का 6 लाख।
have been furnished by the suppliers in their respective GSTR1। आपको पता होगा कि जो आउटवर्ड सप्लाई है उसकी डिटेल्स हम कहाँ फर्निश करते हैं, सप्लायर्स कहाँ फर्निश करता है, GSTR1 में, ठीक है। सो 80 इनवॉइसेस की डिटेल्स फर्निश की गई GSTR1 में, which is filed on the prescribed due date, that is 11th of the next month, therefore and are reflected in the GSTR2B। मतलब अगर जो सप्लायर GSTR1 में टाइम पे अपने सेल्स को फाइल करते, GSTR1 टाइम पे फाइल करता है, तो सामने वाले के GSTR2B में, मतलब परचेसर के GSTR2B में वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। फिर वो GSTR2B में जितना रिफ्लेक्ट करेगा जीएसटी का अमाउंट, उसका वो जो परचेसर है वो क्या कर सकता है, क्रेडिट ले सकता है, दैट इज आईटीसी, ठीक है। तो देखो GSTR2B ऑफ विजय सेल्स, जिसने परचेस किया है उसके 2B में दिखेगा, देयर वाज नो अमेंडमेंट made in GSTR1 by such supplier using 1A GSTR1A for the month of October। कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया था, ओके। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूट द आईटीसी दैट कैन बी क्लेम by Vijay Sales in its GSTR3B। GSTR3B में अपन ITC क्लेम करते हैं for the month of October to be filed by 20th November, assuming that GST of rupees 10 lakh is otherwise eligible for ITC। See, ये पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल है, बट यहाँ पे जो 80 इनवॉइसेस है ना, सिर्फ उनकी डिटेल्स जो सप्लायर है उसने GSTR1 में डाली है, बट बाकी 20 का क्या, आपको पता है कि अगर GSTR1 आपने फर्निश नहीं किया एंड उसमें आपने इनवॉइसेस शो नहीं किए, तो जितने भी इनवॉइसेस आपने GSTR1 में शो नहीं किए होंगे, अगर आपने शो नहीं किए तो GSTR2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और जितना GSTR2B में रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ उतने का ही आप ITC अवेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी जिसका आपने GSTR1 फाइल ही नहीं किया जिन इनवॉइसेस का, उसका आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका देखो आंसर क्या होगा, ITC to be claimed by Vijay Sales in its GSTR3B for the month of October to be filed by 20th November will be computed as under। लिखने का तरीका देखो, ये भी आपको सीखने, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन दे दिया कि ITC इतना कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, कब तक उसमें फाइल करना है GSTR3B। 80 इनवॉइसेस फर्निश किए थे GSTR1 में, कितना अमाउंट था उस ITC का, 6 lakhs का, ठीक है। तो ये आपको 6 lakhs का ITC का अमाउंट मिल जाएगा, वो अवेल कर सकता है। लेकिन 20 इनवॉइसेस GSTR में फर्निश नहीं हुए थे, जिसका अमाउंट था 4 लाख, आपको ITC कितना, नील अवेल होगा इस केस में, ठीक है। ये देखो रूल 36(4) बोलता है कि ITC in respect of invoices which is not furnished by the suppliers in their GSTR1 and thus not reflected in the GSTR2B of recipient, वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है सर। इसलिए वो 20 इनवॉइसेस में आपको GST ITC अवेल नहीं होगा। अपने सारे इलस्ट्रेशन हो चुके हैं।